को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार से देश के सभी जिलों के बीच में भी एक स्पर्धा और उसका तालिका, उसका टेबल डिक्लेयर करने की परंपरा नरेंद्र मोदी जी ने की है। दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ जिले की जो चयन हुआ उसमें नदियों का पुनरुद्धार के बारे में तमिलनाडु को पहला और द्वितीय दोनों स्थान वेल्लोर और करूर जिलों को मिला है। यह भी तमिलनाडु के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। எப்படி உடல்நல குறியீடுகளிலும் மாநிலங்களுக்கு இடையான போட்டியிலும் எப்படி போட்டிகள் நடக்கின்றனவோ அதே போல மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான போட்டிகள் என்று வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டின் 2 மாவட்டங்கள் முன்னணி இடங்கள் வகிக்கின்றன, ஒன்று வெல்லூர், மற்றது கரூர்। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने देश भर के किसानों को एक प्रकार से उनकी उपज को, उनकी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बांध लिया गया था। उसमें से मुक्ति देने के लिए ढेर सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आई। मैं तमिलनाडु सरकार को अभिनंदन देना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार ने डटकर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का समर्थन किया है और तमिलनाडु के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में देश के साथ तमिलनाडु का किसान भी ये सारे रिफॉर्म्स का फायदा प्राप्त करेगा, इसका मुझे विश्वास है। நாடு முழுவதிலும் இருக்கும் விவசாயிகள் அவர்களை பல தளைகள் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றன। அந்த தளைகளிலிருந்து விடுதலை அளிக்கும் முகத்தான் மோடி அரசானது இப்பொழுது 3 வகையான சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டிருக்கிறது। அந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளை, விவசாயிகளுக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய அந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பலத்த ஆதரவு கொடுத்து இனி தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் விவசாயிகளும் அவர்களும் மேலும் சிறப்பான நிலையை எய்துவார்கள்। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 60 वर्षों से वंचित गरीब परिवार, 60 करोड़ गरीब लोगों के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए हैं। सबसे पहले हर गरीब के घर में जन धन अकाउंट पहुंचाने का काम किया, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत बिचौलियों का स्थान नहीं रहा। उसके बाद में हर गरीब माता के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया और देश भर में लगभग 13 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद में हर गरीब के घर में शौचालय, टॉयलेट पहुंचाने का काम किया और लगभग देश में हर गरीब के घर में टॉयलेट को पहुंचाया। हर गरीब को अपना घर देने का भी वादा किया है और वो भी योजना मुझे विश्वास है 2022 तक, जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, ये समाप्त हो जाएगी। हर गरीब के घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचे, इसके लिए भी शुरुआत नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और इसमें भी तमिलनाडु ने बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन हर घर में पानी जल जीवन मिशन के तहत किया है। ये सारी योजनाओं को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में राज्यों को अगर नंबर दिए जाए तो मुझे विश्वास है तमिलनाडु देश के सर्वप्रथम राज्यों में से एक आएगा। इतने अच्छे से केंद्र की योजनाओं को तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। ஏழைகளுக்கான பல நலத்திட்டங்களை மைய அரசு அமல் செய்து வருகிறது। ஒரு திட்டமான ஜன்தன் திட்டப்படி இதில் ஏழைகளுக்கு கடன் வழங்கப்படுகிறது। அதிலே இடைத்தரகர்கள் யாரும் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது। அடுத்ததாக ஏழைகளுக்கு இலவச எரிவாயு திட்டம், இதன்படி ஏழை தாய்மார்கள் அவர்கள் வீடுகளுக்கு சுமார் 13 கோடி குடும்பங்களுக்கு அந்த வீடுகளுக்கு, இல்லங்களுக்கு எரிவாயு கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது। அதே போல கழிப்பறை வசதிகளும் அவற்றிலும் கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஏழை குடும்பங்களும் இல்லங்களும் இதில் உள்ளடக்கம் ஆகியிருக்கின்றன। அனைவருக்கும் வீடு வசதி என்ற திட்டம் கிட்டத்தட்ட 2000 என்ற வாக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது। 2022ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக இதுவும் நிறைவேற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது। அதே போல அனைத்து திட்டங்களிலும் ஒரு அளவீடு எடுத்து பார்த்தால், போட்டி என்று வைத்தால் தமிழ்நாடு அனைத்து திட்டங்களிலும் முன்னணி வகிக்கிறது என்பதை என்னால் சொல்ல முடியும்। मित्रों, मैं किसानों की बात करना जरूर चाहूंगा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान को सालाना 6,000 रुपया कोई बिचौलिए के बगैर सीधा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू किया। देश भर के 10 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 95,000 करोड़ रुपीस अब तक ट्रांसफर हो चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी किसानों का ऋण माफ करने का हमेशा डिमांड करती। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप 10 साल शासन में रहे, कितने किसानों का ऋण माफ किया? 10 साल में सिर्फ 60,000 करोड़ का ऋण उन्होंने माफ किया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में 95,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक अकाउंट में सीधा देने का काम किया है और ये कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब है। விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் நேரடியாக அவர்கள் வங்கி கணக்குகளுக்கு எந்த இடைத்தரகர்களின் தலையீடும் இல்லாமல் 6,000 ரூபாய்கள் செலுத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. இதுவரை நேரடி பரிவர்த்தனையான டிபிடி வழியாக 95,000 கோடி ரூபாய்கள் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ற வினாவை நான் எழுப்புகிறேன். இதுவரை 95,000 கோடி ரூபாய்கள் இந்த அரசு இதுவரை அவர்கள் வங்கி கணக்குகளில் நேரடி பண பரிவர்த்தனை வாயிலாக கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது. मित्रों, तमिलनाडु के किसानों को भी 45 लाख किसानों को 4,400 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है. தமிழ்நாட்டில் 45 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு 4,400 கோடி ரூபாய்கள் இதுவரை அவர்கள் வங்கி கணக்குகளுக்கு நேரடியாக கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. मित्रों, ग्रामीण सहकारी बैंक और आरआरबी के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपीस किसानों को अलग से दिया गया है. लगभग नाबार्ड के द्वारा 90,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से दिया जाएगा. एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड की स्थापना इसके लिए की है. माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस की और पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए भी अलग संस्थाएं बनाई गई हैं. நண்பர்களே, விவசாயிகளுக்கு 30,000 கோடி ரூபாய் கட்டமைப்புக்காக நாபார்டு மூலமாகவும் ஊரக வங்கிகள் வாயிலாகவும் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவை தவிர நுண் உணவு அமைப்புகளுக்கும் ஆதரவு அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. மைக்ரோ फूड एंटरप्राइजेस. मित्रों, ब्रू रेवोल्यूशन की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बड़ा पोटेंशियल तमिलनाडु राज्य के लिए यहां पर पड़ा हुआ है. भारत सरकार ने अलग मत्स्य पालन विभाग शुरू किया है और उसके तहत 20,000 करोड़ की लागत से एक ब्लू रेवोल्यूशन फंड की स्थापना की है. तमिलनाडु देश में मछली उत्पादन में चौथे नंबर पर है और लगभग 4,341 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होता है और 88,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है. अगर ब्लू रेवोल्यूशन फंड का ढंग से उपयोग तमिलनाडु सरकार करती है तो मुझे भरोसा है कि ब्लू रेवोल्यूशन में भी तमिलनाडु देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है. इसमें और किसी को संशय नहीं होना चाहिए. நீல புரட்சி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ப்ளூ ரெவல்யூஷன், இதில் தமிழ்நாட்டிலே பெரும் சாத்தியக்கூறுகள் நிலவுகின்றன. தற்போது தமிழ்நாடு 4ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 82,000 மெட்ரிக் டன் அளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது. பெரும் சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன. அது கூடிய விரைவிலே அவையும் தமிழ்நாடு முன்னணி மாநிலமாக மாறக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது. मैं जल आपूर्ति की भी एक बात जरूर करना चाहता हूं क्योंकि तमिलनाडु के विशेषकर गरीब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है. तमिलनाडु के 1.42 करोड़ ग्रामीण परिवार जो गांव के अंदर रहते हैं, उनमें से सिर्फ 15% ग्रामीण परिवारों के पास ही अपने घर में पीने के पानी का कनेक्शन था. अब मोदी जी एक नई योजना लेकर आए हैं और वो योजना के तहत 2024 तक हर घर में
पीने के पानी का कनेक्शन देना है। और मैं तमिलनाडु सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूं कि 1,20,00,000 परिवारों को 2024 तक 100% पीने का पानी घर में पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई है और उसमें से 9 लाख लोगों को, 9 लाख परिवारों को पीने का पानी घर में पहुंचाने का काम समाप्त भी कोविड होने के बावजूद कर चुके हैं। ये देश भर में बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन तमिलनाडु ने इस योजना का करा है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में एक भी घर ऐसा नहीं होगा कि जहां पर शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा नहीं आता होगा। தமிழ்நாட்டில் சுமார் 15% ஏழை மக்களுடைய வீட்டிலே சுத்தமான குடிநீருக்கான சாத்தியக்கூறு இல்லாத நிலை இருக்கிறது. 2024ஆம் ஆண்டுக்குள்ளாக மோடி அரசுடைய உறுதிப்பாடு என்னவென்றால், நாட்டில் இருக்கும் அனைத்து ஏழை குடிசைகளாகட்டும் இல்லங்களாகட்டும் அங்கு சுத்தமான குடிநீர் கொண்டு சேர்க்கப்படும் என்பதுதான். அதிலே தமிழ்நாடு இதிலும் முன்னணி வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது. मित्रों, यहां पर जो सरकार चल रही है वो सरकार मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। मैं तमिलनाडु की जनता को बताना चाहता हूं कि भारत की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए की सरकार चट्टान की तरह तमिलनाडु सरकार के साथ खड़ी है और तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। இங்கே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் தலைமையிலே மிகச் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. நான் மைய அரசு, மோடி அரசுடைய அவர் சார்பாக பாறையை போல இந்த ஆட்சிக்கு, நல்லாட்சிக்கு, தமிழ்நாடு மக்களுக்கு உறுதுணையாக நாங்கள் இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். राज्य को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश में 2 ही जगह पर दिया है, इसमें से एक हमारे तमिलनाडु को दिया है। நாட்டிலே 2 இடங்களில் பாதுகாப்பு வளாகம், டிஃபென்ஸ் காரிடோர் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று உத்தரப்பிரதேசத்தில், மற்றது தமிழ்நாட்டில். அது இந்த திட்டத்தையும் தமிழ்நாட்டிலே துவக்கியது மோடி அரசுதான். सागरमाला के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 32,000 करोड़ रुपया पूरे पोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए और 57,000 करोड़ रुपया रोड्स के लिए, 1,35,000 करोड़ रुपया बंदरगाह केंद्रित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, टोटल 2.25 लाख करोड़ रुपया सागरमाला के तहत भारत सरकार ने तमिलनाडु के लिए दिया है। சாகர்மாலா திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டுக்கு 2.25 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் துறைமுக கட்டமைப்புக்காக 1,35,00,000 ரூபாயும், சாலைகளுக்காக 57,000 கோடி ரூபாய்களும் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. मित्रों, मदुरई के अंदर 1264 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एम्स का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। மதுரையில் 12,460 கோடி ரூபாய் செலவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ईस्ट कोस्ट रोड 13,795 करोड़ रुपीस की लागत से काम शुरू हो चुका है। கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சுமார் 7,700 கோடி ரூபாய் செலவிலான பணிகள் துவங்கியாகிவிட்டன. भारत के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल का उद्घाटन भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर ही, तमिलनाडु की धरती पर ही, रामेश्वरम में किया है। இந்தியாவின் மகத்தான குடியரசுத் தலைவரான டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நினைவிடத்தையும் மோடி அரசு, மோடி அவர்கள் திருக்கரங்களால் இங்கே துவக்கியிருக்கிறது, அதனை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறது. तेजस एक्सप्रेस देश के कुछ राज्यों में शुरू की गई, उसमें भी तमिलनाडु शुमार है। चेन्नई मदुरई रूट पर तेजस एक्सप्रेस चलेगी, जो मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है।
தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு வண்டி சில மாநிலங்களிலே தற்போது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு தடம் சென்னை மதுரை தடமானது அது இப்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. मित्रों, ढेर सारी सूची है. मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी कोई और कार्यक्रम में आप लोगों के सामने रखेंगे. मैं ये सब चीजें बता नहीं सकता, परंतु मैं इतना ही बताने आया हूं कि चाहे कोई भी कुदरती आपदा हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो, या तमिलनाडु के गरीबों को आगे ले जाना हो, नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार, पलानीस्वामी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और हर मौके पर तमिलनाडु के भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार हैं. தமிழ்நாட்டின் தொழில்துறை வளர்ச்சியாகட்டும், கட்டமைப்பு உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடாகட்டும், ஏழைகள் நலனாகட்டும், என்டிஏ அரசு, மோடி அரசு, மாண்புமிகு பழனிசாமி அவர்களுடைய அரசு உங்களோடு, ஏழைகளோடு, தமிழ்நாட்டு மக்களோடு தோளோடு தோள் நின்று உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் உறுதிபட கூறுகிறேன். मित्रों, बहुत समय के बाद मैं चेन्नई आया हूं. थोड़ी राजनीतिक बात भी करना चाहता हूं. மிகுந்த காலத்திற்கு பிறகு நான் சென்னை வந்திருக்கிறேன். ஆகையால் நான் அரசியல் பற்றியும் பேச விரும்புகிறேன். नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद देश भर में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद, ये तीनों को समाप्त करने की एक लड़ाई लड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने. भ्रष्टाचार और जातिवाद की बात बाद में करूंगा, पहले मैं परिवारवाद की बात करना चाहता हूं. देश भर में अलग अलग राज्यों में जब जब चुनाव आया, मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और हर राज्य से परिवारवादी पार्टियों को चुनाव में करारी हार सहन करनी पड़ी है. अब तमिलनाडु की बारी है. यहां पर भी एक परिवारवादी पार्टी चलती है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर नहीं चलती, परिवार को ही आगे बढ़ाकर अपनी राजनीति करती है. मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर आने वाले चुनाव में जब चुनाव होगा तब परिवारवादी शक्तियां समाप्त हो जाएगी और लोकतांत्रिक शक्तियां, डेमोक्रेटिक शक्तियां आगे बढ़ेगी.